हेलो एट्थ क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा, आज हम हिंदी रीडर का लेसन नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजेंद्र बाबू। राजेंद्र बाबू को मैंने पहले पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य ने कितने भावात्मक क्षणों की अटूट माला गूंथी है, यह बताना कठिन है। मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी और शीतावकाश में अपने घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई के मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। स्टेशन के एक ओर 3 पैरों वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में परंतु कुछ नागरिक जनों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे, उनकी ओर जाकर मेरी विहंगम दृष्टि लौट आई। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू हैं, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। पहली दृष्टि में ही जो आकृति दृष्टि में अंकित हो गई थी, उसमें इतने वर्षों ने ना कोई रेखा जोड़ी है और ना ही कोई नया रंग भरा। सत्य में से कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं है। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आँखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई के लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे सुडौल होठ, श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें जो ऊपर के होठों पर भी रोमिल आवरण डाले हुए थी। हाथ पैर शरीर की लंबाई ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकृष्ट कर लेती थी। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती थी। खादी की मोटी धोती ऐसा फेंटा देकर बांधी गई थी कि एक ओर दाहिने पैर को पर घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली। मोटे खुरदरे काले बंद गले के कोट के ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था और घुटनों के नीचे का बटनों से बंद था। सर्दी के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था। एक मोजा जूते पर ऊपर उतर आया था तो दूसरा टखने पर घेरा बना रहा था। मिट्टी की परत से न जूतों का रंग का पता चलता था, न रूप का। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। उसकी आगे की नोक बाईं भौं पर खिसक आई थी और टोपी की ओर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहन आए हैं। अतः जो जहाँ स्थिति में अटक गया, वहीं उसी स्थिति में अटका रह गया। उनकी मुखाकृति देखकर अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा है। अनेक व्यक्तियों ने भी उन्हें प्रथम बार देखकर ऐसा ही अनुभव किया होगा। वह सोचने के उपरांत भी उसकी अनुभूति का कारण समझ में न आ सका। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। अतः उन्हें देखने वालों को कोई न कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो आता था और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले कहीं देखा है। आकृति और वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें भी गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी। वहीं उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी व्यापकता की सामान्यता की शपथ है, परंतु व्यापकता संवेदना की गहराई में स्थिति रखती है। भाई जवाहरलाल जी की अस्वस्थता की व्यवस्था से निर्मित होती थी, किंतु राजेंद्र बाबू की सारी व्यवस्था ही अव्यवस्था की पर्याप्त थी। यदि दूसरे जवाहरलाल जी की अस्त व्यवस्था देख ले तो उन्हें भी बुरा नहीं लगता था।
परंतु अपनी अस्त व्यवस्था प्रकट होने पर राजेंद्र बाबू भूल करने वाले बालक के समान संकुचित हो जाते थे। एक दिन दोनों पैरों में 2 अलग रंग के मोजे पहने। उन्हें किसी ने देख लिया तो उनका संकुचित हो उठना अनिवार्य था, परंतु दूसरे दिन जब वे स्वयं सावधानी से रंग का मिलान करके पहनते तो पहले से अधिक अनमिल रंगों को पहन लेते थे। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यवस्था के साथ ही उनके निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी का भी स्मरण अनायास ही जाता था। जब मोजों में से 5 उंगलियां बाहर निकलने लगती, जब जूतों के तले पैरों के तलवों के गवाक्ष बनने लगते, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहज लेते। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर कृतज्ञता का अनुभव किया था। मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1936 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय का शिलान्यास करने प्रयाग आए। उनसे ज्ञात हुआ कि उनकी 15-16 पोत्रियां हैं जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं यदि अपने छात्रावास में रखकर विद्यापीठ की परीक्षा में बैठा सकूं तो उन्हें शीघ्र विद्या ही प्राप्त हो सकेगी। पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी में क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गईं और उन्हें देखने प्राय उनकी दादी और कभी उनके दादा प्रयाग आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। सहधर्मिणी मतलब उनकी वाइफ। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी, साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था। सम्भ्रात परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों से नीचा करके बैठना पड़ता था। परिणामत उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर भी सीधी खड़ी नहीं हो पाई। राजेंद्र बाबू ने मुझे बताया कि बालिकाओं की दादी किसी को छुआ नहीं खाती थी, केवल ब्राह्मण रसोइया अब्बाद है। छात्रावास का ब्राह्मण रसोइया महाराज उनकी थाली परोस देगा, कुछ अन्यथा ना मानना, कहकर वे संकुचित से हो गए। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात ना कहूँ तो कथा अधूरी रह जाएगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरकी के बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने परोसने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर उन्हें कोई लाने वाला नहीं मिलता। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों को टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ, उससे भी अधिक विचित्र दृश्य उपस्थित तब हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर उपहार लादा गया। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी पहुंचा और न ही पहुंचेगा। पर भवन की तत्कालिक स्वामिनी ने मुझे अंक से भर लिया। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में 1 दिन अन्न ग्रहण न करते। संयोग से मैं उस उपवास के दिन ही पहुंची, अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक ही थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी अतिथि का साथ देना उचित समझकर मैंने उन भोजन की इच्छा प्रकट की थी। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्य हमारा उपवास उन दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यवसाय साध्य हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, मेवे, मिष्टान आदि एकत्र कर लेते हैं। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत
केवल कुछ उबले आलू खाकर पलायन करते देखा। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और होठों में बालक जैसी सरल हंसी छलक उठी। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजातशत्रु बना दिया। अनेक बार प्रश्न उठता है कि वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे। तो हमने देखा कि इसमें राजेंद्र बाबू के पूरे चरित्र का वर्णन किया गया है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।